बच्चों, हम लोगों ने जो कुछ भी साइंस में पढ़ाया था सबके सब वही क्वेश्चन आया था। प्रूफ के तौर पे एक वीडियो भी डाल दिया हूं मैं। अब हम लोग एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में याद रहे 21 एंड 22 को हिस्ट्री और सिविक्स का कंबाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। 23 एंड 24 को इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड मैथ्स करेंगे। एक बात बता दूं कि हम इसमें सारे बोर्ड, प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाके डील करते हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते हैं बच्चों। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई गांधी वॉज अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919। भाई गांधी जी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्यों थे? मेरी बात सुनो। रॉलेट एक्ट का एक बहुत कॉमन स्लोगन है, नो वकील, नो दलील, नो दलील, नो अपील, नो अपील। मतलब ये बेटा कि किसी भी लीडर को या पॉलिटिकल एक्टिविटीज को गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जेल में डाल देगी 2 साल के लिए। न उसके लिए आप कोई वकील कर सकते हैं, ना ही कोई दलील दे सकते कि भाई हम बेकसूर है, ना ही कोई अपील कोर्ट में कर सकते हैं। ये कानून बनाया गया रॉलेट एक्ट में, अंग्रेजों ने इसे बनाया। जब ये प्रपोज था तभी इसके अगेंस्ट होने लगा था। उसके बावजूद भी ब्रिटिशर ने इस लॉ को लाया। इस लॉ में देखिए क्या है, इट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जाहिर सी बात है यार, अगर आप बिना कहे सुने, बिना रीजन बताए किसी को अरेस्ट कर लोगे और ले जाके 2 साल के लिए जेल में बंद कर दोगे, बोलोगे नो वकील, नो दलील, नो अपील, तो ये तो गजब की बात है यार। किसी को भी शक के बुनियाद पे तुम बंद कर दोगे। जिसको लगेगा, जिससे खतरा तुम्हें लगेगा कि ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, क्यों ना वो सच ही बोल रहा हो, तुम उसे तो ले जाकर जेल में बंद कर दोगे। अजीब बात है यार। पता है आज डेमोक्रेटिक इंडिया में अगर कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करती है ना, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है, क्योंकि आजाद है हम। पर उन लोगों ने ये इंटेंशनली बनाया था ताकि जो मूवमेंट बढ़ रही थी, जो लीडर्स बढ़ रहे थे, उसको कैसे भी सप्रेस किया जाए। तो इसके खिलाफ जाहिर सी बात है, इसलिए गांधी जी ने इसके खिलाफ किया था, खिलाफत की थी भाई इसकी अगेंस्ट में, इसलिए गांधी जी ने बोला था। गॉट इट? चलिए उसके बाद ये बेटा, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि आपको खिलाफत मूवमेंट जो है महात्मा गांधी ने क्यों अगेंस्ट में किया था, जरा इसको समझते हैं। हुआ क्या था, एक कहानी को समझिए, शॉर्ट में बता रहे हैं। ये था कि हालात बहुत खराब थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इंडिया से फोर्स मिलिट्री भी बाहर भेजे, जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट करके बाहर भेजे जा रहे थे लड़ने के लिए ब्रिटिश के सपोर्ट में। तो इंडियन लोग इससे परेशान थे ही थे। वो सोच रहे थे, उनको लगा था कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम, जो तकलीफ है हमें, इंडिया के लोग ये सोच रहे थे खत्म हो जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया पर इनकी तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में गांधी जी का आगमन होता है 1915 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं। आते ही एकदम सिक्सर मारते छक्का, 3 बड़ी फेमस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बेटा इसको याद रखना। और इन्होंने, गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट भी दे दिया सत्याग्रह का, कि अगर भाई हम सच्चाई पे हैं तो हम इनजस्टिस के खिलाफ बिना वायलेंस किए हुए जीत सकते हैं। एक नया मास एगिटेशन का नमूना पेश किया सत्याग्रह। हमें मारपीट की जरूरत नहीं है। अगर हम सच है ना, तो अगला, हम अगर सच है तो अगला अपने आप हमारी मांग को पूरी कर देगा। हमें वायलेंस की जरूरत नहीं है। एक मास एगिटेशन को एक नया दिशा दिया इंडियन मूवमेंट को। आपको पता है कि एनसीईआरटी में पहले ही पैरा में लिखा हुआ है कि 1919 से मूवमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ, एक नया वे शुरू हुआ। बेटा वो वे गांधी जी ने ही दिया था। अब देखिए, गांधी जी 1915 में इंडियन आते हैं। मैं एक क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं ताकि इसको और अच्छी तरह आप समझ पाए। गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं और 1915 में इंडिया आने के बाद लगातार एकदम 3 बेहतरीन, बहुत बर्निंग इशू को सोल्व करते हैं। भाई वो तो अफ्रीका में थे ही, लोयर थे ही, वहां रेसिस्ट के खिलाफ लड़े ही थे, तो उनसे बड़े, उनकी पहचान तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थी, बड़े बड़े लोगों से था। आते ही उन्होंने, देखिए चंपारण, उसके ऐसे याद रखिएगा, उसके बाद चंपारण, अहमदाबाद, सॉरी, अरे यार जी, आते ही 1915 में बेटा क्या बता रहा था, 3 मूवमेंट किए। कौन कौन मूवमेंट किए? देखिए पहले चंपारण किया 1916 में, चंपारण। उसके बाद खेरा किया, खेरा में मूवमेंट किया 1917 में। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद का। 3 बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त की 1918 के, तीनों को सोल्व किया। 1915 में वो आए ही अफ्रीका से, और साथ साथ चंपारण में इंडिगो वाली प्रॉब्लम थी, किसान इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, इस मूवमेंट को।
खेड़ा में भी प्रॉब्लम थी, इसको भी सोल्व किया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की प्रॉब्लम थी, उसको भी सोल्व किया भाई सैलरी बढ़ाने के लिए। तो 3 प्रॉब्लम को सोल्व करते ही वो फेमस हो गए। और जब फेमस हो गए तब उसी दौरान रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में इन लोगों ने मूवमेंट शुरू किया, सत्याग्रह मूवमेंट शुरू हुआ। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, यहां तक आते हैं खिलाफत मूवमेंट। रॉलेट एक्ट की मूवमेंट गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगेंस्ट करने के बावजूद भी ब्रिटिशर ने इस कानून को ला दिया। अब हुआ क्या, जब ये कानून आ गया तो भाई जाहिर सी बात है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया। याद रखना 10 अप्रैल 1919 को हुआ क्या बेटा, इस दिन इस पे जो इसके खिलाफ जैसे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ना जगह जगह लोग वो करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। एकदम शांति प्रोटेस्ट थी। देखो अगर वायलेंस होती है तो पुलिस तो वेट करती है। अगर आप कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ ना कोई प्रोटेस्ट करते हो, गवर्नमेंट एक बात का वेट करती है कि एक बार आप बस एक बार वायलेंस कर दो, बस तो कूट काट के ठीक कर देगी आपको। क्योंकि उसको बोलने का हो जाएगा ना भाई कि इन्होंने वायलेंस किया था तो हमें मारना पड़ा, लाठी चार्ज करनी पड़ी। तो गांधी जी इसलिए नॉन वायलेंस के अगेंस्ट में थे। लेकिन यहाँ पे तो एकदम पीस प्रोटेस्ट चल रहा था। तब भी 10 अप्रैल को अमृतसर में अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। उसके बाद क्या हुआ, इससे लोग गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के बाद और लूटपाट शुरू हो गई, तोड़फोड़ शुरू कर दिया रिवोल्यूशनरीज जो लोग थे। तो बाद में अंग्रेजों ने मार्शल लॉ ला दिया, मार्शल लॉ कि भाई कई लोग एक साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में, एक्चुअली अमृतसर में बैसाखी का त्यौहार भी था, तो कुछ लोग तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट करने ही आए थे जलियांवाला बाग में। और कुछ लोग बेचारे गांव के सीधे साधे, नहीं होता है गांव में कहीं मेला लगता है तो ये कोई त्यौहार होता है तो लोग बच्चे बच्चों को भी ले लेते हैं और बड़ों लोगों को देखना पगड़ी बांध लेते हैं। उसके बाद ऐसे माइक पे कोई बोल रहा है लीडर सुन रहे होते हैं। हाँ, कुछ बेचारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वहां पे हुआ क्या है, सुन रहे होते हैं। ऐसे ही कई इनोसेंट लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि प्रोटेस्ट की बात इधर चल रही है, इधर मार्शल लॉ लगा हुआ है। इसके लीडर थे सैफुद्दीन अहमद किचलू और डॉक्टर सत्यापाल। सैफुद्दीन अहमद किचलू, ये एनसीईआरटी में नहीं है। अब जनरल डायर आया, एग्जिट को बंद किया, बिना वार्निंग के गोलियां चला दी। भगदड़ में बहुत लोग मारे गए, जितने लोग गोलियों से नहीं मरे ना उससे ज्यादा तो भगदड़ में मारे गए। और जनरल डायर का यह कहना था कि हमने एक मोरली टेरर पैदा किया। सत्याग्रही जो थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनके मोरल पे अटैक किया मैंने, उनमें टेरर डर फैलाने के लिए ये गोलियां चलवाई है हमने। लोग और भी नाराज हो गए और मूवमेंट और ज्यादा भड़क गई, वायलेंस हो गया, मूवमेंट और वायलेंस हो गया। लेकिन जब वायलेंस हो गया तो ब्रिटिशर ने उसे क्रश कर दिया। भाई बल का प्रयोग करोगे, जब वायलेंस हो जाएगा तो बल का प्रयोग करेंगे। और जाहिर सी बात है अंग्रेज तो पावरफुल थे ही यार, उन्होंने इसको सप्रेस कर दिया। ठीक है बेटा। अब गांधी जी ने एक बात को नोट किया कि मूवमेंट पूरा व्यापक तौर पे नहीं था, बड़े लेवल पे नहीं था। बड़े लेवल पे मूवमेंट होने के लिए मुस्लिमों का होना फुल फॉर्म में जरूरी है। जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उनका मिलना और हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करके फिर मूवमेंट लॉन्च करेंगे, ये कारगर साबित होगा। ठीक है। उसी वक्त क्या हुआ था कि महात्मा गांधी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया। अब देखो, यही सपोर्ट करने का वजह गांधी जी का यही था कि दोनों अगर मिलेंगे नहीं तो उतनी बड़ी लेवल पे मूवमेंट होगी नहीं, और बड़ी लेवल पे अगर मास मूवमेंट नहीं होगी तो फिर आप ब्रिटिशर का कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो गांधी जी ने मिलाने के लिए क्या किया कि उस वक्त इशू भी हुआ था ओटमन एम्पायर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटमन एम्पायर हार गया था, तुर्की है आज, हार गया था। और वहां पे जो खलीफा थे ना, मुस्लिम लोग, कम्युनिटी के लोग खलीफा को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी दीमर हुआ कि जो खलीफा थे उनकी पावर कम कर दिया गया या उन्हें मजबूर किया जा रहा है कोई ना चाहते हुए ट्रीटी पे साइन करने के लिए। तो इंडियन मुस्लिम भी नाराज थे। इंडियन मुस्लिम के लीडर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनसे गांधी जी मिले और मिलके कहे क्यों ना हम मिलके एक मूवमेंट करें। पहला उसका पर्पस होगा खिलाफत एंड दूसरा स्वराज। इससे वो अग्री हो गए मुस्लिम लीडर। अब इस तरह हिंदू मुस्लिम यूनिट होके मूवमेंट चलाई। उस मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा।
और ये तो क्वेश्चन नहीं था, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? देखो आंसर मैंने लिखा है, महात्मा गांधी वाज सर्टेन दैट नो बिग मूवमेंट could be organized without bringing the Hindu and Muslim closer together. आप बड़ा मूवमेंट कर ही नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करेंगे तब मूवमेंट करेंगे ना यार। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल क्यों किया था? आपकी सिलेबस में तो नहीं है, बंगाल की पार्टीशन भी अंग्रेजों ने बहुत पहले हिंदू मुस्लिम के बेस पे किया था कि इनको डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल। ये जो कॉन्सेप्ट चला डिवाइड एंड रूल वहीं से तो चला, और उसी को गांधी जी ने सबसे पहले नब्ज पकड़ ली। तो वो समझ गए थे कि बिना दोनों को मिलाए हुए नहीं चल सकता है, एंड दिस वाज द रीजन कि उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया कि जैसे ही हम खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे, पूरे इंडिया के मुस्लिम साथ और हिंदुस तो साथ थे ही, दोनों लोगों को तो स्वराज चाहिए ही, उसके बाद फिर अंग्रेजों की ऐसी तैसी, और हुआ। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम फॉर्म में आ रहा है ना। प्रोफेशनली तो मैं साइंस का टीचर हूं, लेकिन जिंदगी के कुछ दौर में मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वक्त एकदम बच्चों को, और 10 साल से यहाँ कोई टीचर नहीं होने की वजह से मैं ऑफलाइन में कुछ बच्चों को एसएसटी पढ़ाता रहा हूँ। चलिए, और मेरे बच्चे 99, 100, 98 इस तरह के मार्क्स लाते हैं, इस साल भी लाएंगे, आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लेकिन हम लोग बहुत पहले से प्रिपेयर नहीं थे ऑनलाइन आने के लिए। अगले साल से इंशाल्लाह पूरी फुल फॉर्म में एकदम शुरू से ही ऑनलाइन रहेंगे। पूरा सिलेबस 11 में, 12 में, 9 में, 10th में एकदम पूरा फॉर्म में, और पूरा देखिए इधर। हाँ, क्वेश्चन क्या है? द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन दिसंबर 1920। देखिए इसकी बात है, नॉन कोऑपरेशन को लॉन्च किया जाए कि नहीं किया जाए, खुद कांग्रेस के अंदर अभी मैं आया ना के खिलाफ मुस्लिम्स को मिला लिया गया, गांधी जी ने मिला लिया, और स्वराज, दो अपनी मांग रखी, खिलाफत एंड स्वराज, और दोनों को लेकर नॉन कोऑपरेशन शुरू किया। तो भाई आप कोई मूवमेंट शुरू करने जा रहे हो तो उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो इंडियन लोगों को लीड कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके मीटिंग में तो बात रखनी होगी ना, लेकिन उसके अपने ही लीडरों में ना राय नहीं बन पा रही थी। कई लोग कहते यार बहुत वायलेंस होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, कुछ भी करो, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। आखिरकार 1920 दिसंबर में ये पास हो गया। नागपुर सेशन में मीटिंग हुई और वहां पे ये पास हो गया कि हाँ ठीक है, नॉन कोऑपरेशन को लॉन्च किया जाए। जनवरी 1920 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया बेटा, जनवरी 1920 से। ठीक है ना। अब आप इस चीज को, एक क्रोनोलॉजी को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए शुरू कहां से होती है। 1915 में गांधी जी आते हैं इंडिया में, गांधी जी केम टू इंडिया बेटा। उसके बाद 1916, 1917, 1918 में 3 मूवमेंट होते हैं, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद। उसके बाद बेटा अहमदाबाद 1919 में क्या होता है बेटा, रॉलेट एक्ट। उसके बाद बेटा 19 ये दिसंबर 1920 में क्या होता है, नागपुर सेशन। और बेटा जनवरी 1921 में एक्चुअली शुरू होता है आपका जेल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बेटा 1922 में विड्रॉ कर लेते हैं गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, चोरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, 1922 में। 1922 से लेकर 1929 तक गांधी जी चुपचाप रहते, कुछ खास नहीं करते हैं। 1930 में गांधी जी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं, बेटा। इस बीच में गांधी जी क्या करते हैं पता है, 1922 से लेकर 1930 तक लोगों को सत्याग्रह के बारे में समझाते हैं कि भाई सत्याग्रह का मतलब ये नहीं लो मैं आ गया, आजा एकदम जोश में, जब गांधी जी आ गए आजा अंग्रेजों से, नहीं। सत्याग्रह का मतलब समझा रहे थे कि वायलेंस नहीं करना है यार। अगर वायलेंस करेंगे तो उससे, उस वक्त की सुपर पावर थी ब्रिटिश, कहां जीत पाते। बच्चे अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मैं डिटेल में पढ़ाता तो बताता आप इस थॉट को कि कई लोग कहते हैं गांधी जी के पास, बच्चे कहते हैं खासकर यंग बच्चे, कि गांधी जी के पास ताकत नहीं थी, ये वो। उस वक्त की सबसे सुपर पावर से लड़ना था। आप कैसे लड़ लेते बेटा जबरदस्ती, है ना। तो अभी बताएंगे नॉन कोऑपरेशन की ताकत क्या थी, गांधी जी के इस हथियार का कितना बड़ा ताकत था, कितनी बड़ी पावर थी, अभी बताएंगे। जब नॉन कोऑपरेशन चली थी ना बेटा, तो 102 करोड़ से सीधा हाफ हो गया था रेवेन्यू ब्रिटिशर का। एकदम ब्रिटिशर चरमरा गई थी इकोनॉमिक सिस्टम। यार आए थे वो, हमें गुलाम बनाने का शौक नहीं था, वो बिजनेस करने आए थे। गांधी जी ने उसी पर चोट किया नॉन कोऑपरेशन में कि बाइकाट करो,
सब चीजों का, इनके स्कूल का, कॉलेज का, लॉयर है तो कोर्ट का बाइकआउट करो, अवार्ड को वापस करो, अपने बिजनेस इनका इनका कपड़ा गुड्स का बाइकआउट करो। जब बिजनेस चलेगी नहीं तो अपने आप चले जाएंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो यही हुआ। आपको पता है सिर्फ एक पार्टी नॉन कोऑपरेशन में शामिल नहीं हुई थी, जस्टिस पार्टी मद्रास की, ठीक है ना। वो नंद ब्राह्मण थे, वो कह रहे थे कि यार थोड़ा बहुत तो हमें पावर मिला है इलेक्शन में, तो लड़ने दो, जीतने दो। बस उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं की थी, जस्टिस पार्टी, याद रहे। बाकी सबों ने पार्टिसिपेट किया था। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी तो नॉन कोऑपरेशन से ज्यादा कभी देखी नहीं गई, ठीक है। अच्छा, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने बेटा बहुत सक्सेस नहीं रहा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि भाई बाइकआउट करना था अंग्रेजों के सामान का। भाई खादी पहनो, उनका गुड्स, उनका कपड़ा बनाया हुआ ना पहनो। तो खादी बहुत कॉस्टली थी, इंडियन गरीब आदमी कब तक अफोर्ड कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा स्लो हुआ, लोग अंग्रेजों के कपड़े, फिर ब्रिटिश के कपड़े खरीदने लगे। दूसरी वजह क्या थी कि भाई आपने कहा कि उनका इंस्टीट्यूशन छोड़ दो, स्कूल कॉलेज ये सब छोड़ दो, तो आप बना के दो। जब उधर छोड़ेंगे तो लोग तो आप दो ना, आपके यहाँ आ जाएंगे। आप वो दे भी नहीं पाए। इंडियन जो रिवोल्यूशनरीज थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहां उनको कोई अल्टरनेट जॉब दे पाई। हालांकि जामिया मिलिया वगैरह सब उन्हीं वक्त में बने थे, नॉन कोऑपरेशन के टाइम में भी, कि हमारे बच्चे हमारे अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड जो इशू था वो ये था कि आप जॉब भी नहीं दे पाए। जॉब अगर किसी ने छोड़ दिया तो कितना दिन छोड़ के रह सकते हैं यार? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद बोलोगे कुछ हो ही नहीं रहा है, दोबारा से ज्वाइन कर लोगे आप। तो इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेस नहीं रही थी। खैर आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो ये क्रोनोलॉजी आप देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इस साल से बेटा हम एकदम शुरू से ही एक्टिव रहेंगे और पूरी साल भर तैयारी करेंगे आपके लिए। आप 11 में चले जाओगे नो डाउट, तब भी हम तैयार रहेंगे एकदम बिल्कुल। अब यहां ध्यान दीजिए, बस आप कमेंट में लिखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। बच्चों बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, स्लाइड तैयार करना, क्वेश्चन, और अभी 1-2 दिन के अंदर प्रिपेयर किया हुआ सारे क्वेश्चंस को टाइप करोगे। नेक्स्ट देखिए, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडिया, तो हो गया। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक शॉर्ट लॉ। बेटा शॉर्ट लॉ, अब इसके बारे में भी थोड़ा सुन लेते हैं। दांडी वो जगह थी, जरा सुन लो इसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ कि गांधी जी ने जो ब्रिटिशर्स थे उनको 11 पॉइंट का एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें गरीब अमीर सबके लिए कुछ ना कुछ था। और सबसे बड़ी बात थी कि सॉल्ट पे टैक्स हटाओ। देखो उस जमाने में या अब के जमाने में हम इंडियन लोगों के लिए सॉल्ट बड़ी माना रखता है भाई। कैसे? आप एक वर्ड सुनोगे, नमक हरामी नहीं करते, ये बहुत कॉमन डायलॉग था। यानी हम नमक की कस्में खाते थे, नमक हरामी नहीं करते हम इंडियन लोग, इस तरह की बातें थी हमें। हम नमक की बहुत वैल्यू देते थे तब भी और आज भी। गांधी जी ने इस नब्ज को पकड़ा और अमीर गरीब सबके खाने में सॉल्ट होती है, बस उन्होंने सॉल्ट कहा कि सॉल्ट से टैक्स हटाओ, ठीक है। और इस तरह उन्होंने शुरुआत की खुद साबरमती आश्रम से लेकर, साबरमती आश्रम से लेकर बेटा दांडी तक 240 मील होती है, 240 मील होती है। और बेटा 24 दिनों में अपने 78 फ्लोअर के साथ चले। हर रोज 10 माइल चला करते थे और शाम को रुककर गांव-गांव में सत्याग्रह के बारे में समझाते थे कि सत्याग्रह होता क्या है, हम मूवमेंट कैसे करेंगे। ये नहीं कि मारपीट करेंगे, ठीक है ना, मूवमेंट कैसे किया जाता है ये समझाते थे। और उन्होंने जाकर दांडी पे, कोस्टल था, समंदर के किनारा, उन्होंने क्या किया, सॉल्ट बनाया, मतलब एक सिंबॉलिक सॉल्ट बनाया। अब साइंटिस्ट थोड़ी थे गांधी जी जो सॉल्ट बनाने लगे, एक सिंबॉलिक बनाया, मतलब पानी समंदर का लिया, गर्म करके उबाला, सॉल्ट तो बन ही जाते हैं ना। और तब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हुई। बच्चों याद रखना, सिविल डिसोबीडिएंट में और नॉन कोऑपरेशन में डिफरेंस है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब सिर्फ ब्रिटिशर से कोऑपरेट नहीं करना है। सिविल डिसोबीडिएंट में भाई कोऑपरेट नहीं करेंगे, साथ साथ लॉ भी तोड़ेंगे। पता है गांधी ने पहली बार लॉ तोड़ने की बात की थी। वो तो इतने सज्जन किस्म के आदमी थे कि नहीं भाई आ जाओ, उनका फिलॉसफी था कि हम सच्चाई पे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। पहली बार लॉ तोड़ने की बात की थी। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन में बेटा यही डिफरेंस है। समझ गए इस बात को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा अब ये आ गया सिविक्स का। हाउ इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम द यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटा पहले मैं बता दूं सिविक्स में कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ, देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है भाई, जहां पे पावर डिवाइड्स हो इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स।
सेंटर और स्टेट्स में पावर डिवाइड हो, पावर शेयर हो, सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर सिर्फ एक आदमी के पास हो, सेंटर के पास हो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको कहते हैं। अच्छा कौन है डेमोक्रेसी के लिए, बताना जरा कमेंट में बताओ बच्चे, फेडरल फॉर्म अच्छा है या यूनिटरी फॉर्म अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हर आदमी पावरफुल हो, ईच एंड एवरी पर्सन। तो जितना ज्यादा पावर शेयर, इसमें पावर शेयर ज्यादा होता है। जैसे देखो इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे भाई, दिल्ली में गवर्नमेंट है और उसके बाद हर जगह ही गवर्नमेंट है, पावर शेयर है, पावर शेयर है। बंगाल में अलग चीफ मिनिस्टर है, बिहार में अलग चीफ मिनिस्टर है, इनके अपने पावर है, इनके अपने पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इनके पावर में दखलंदाजी नहीं कर सकती, इवन इट इज इन रिटन फॉर्म। 3 लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में तीनों को अलग अलग पावर दिया गया है, सेंटर को, स्टेट को, और कुछ पावर दोनों के हाथ में। सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, बट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल द पावर वेस्ट इन सिंगल हैंड, सिंगल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कोई औकात नहीं है, चल ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है अभी आगे पढ़ाएंगे कि हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है और इतनी अच्छी तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस की जाती है कि बहुत अच्छी तरीके से। आपको बताऊं कि भाई जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी के बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे पावरफुल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूं, हाल फिलहाल के आप पॉलिटिक्स को समझिए। इंदिरा गांधी के बाद देखेंगे तो सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इतने पावरफुल होने के बावजूद भी आपको पता है कि ममता बनर्जी बंगाल में है, वहां पे अगर ये अपने किसी चीज को, नुमाइंदे को भेज दे तो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। पुलिस कभी भी ममता बनर्जी की ही सुनेगी, बंगाल पुलिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी अच्छी पावर को डिवाइड किया है कि मत पूछो। ये खूबसूरती है फेडरेशन की, फेडरलिज्म की। चलिए तो बेटा फेडरल गवर्नमेंट आ गया। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आंसर में कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट में पावर इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेट पावर दी होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द पावर, एक सिंगल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट में पूरा पावर उसी के हाथ में रहती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन है, एनालाइज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटा इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है बेटा। देखो इधर सबसे पहली बात है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि पावर हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, यानी पावर डिवाइड किस किस में होता है बेटा, वेरियस डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देखो जैसे लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, अभी समझा रहे हैं, एंड जुडिशियरी जो इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट या कोई इश्यूज हो गए उसको सोल्व करता है। अब आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, मैं पहले एग्जांपल समझा दूं उसके बाद सुनिए। देखिए पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ना, मोदी जी गवर्नमेंट, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, दे हैव पावर टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ लॉ। उनके पास पावर है कि वो लॉ बना दिए। इनको लेजिस्लेचर कहा जाता है। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको पावर होता है अपने स्टेट के लिए कोई लॉ बनाने के लिए। ओके, अब इन्होंने जो लॉ बना दिया उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा भाई, वो तो पार्लियामेंट में बैठ के कॉपी पेन पे लिख रहे हैं लोग कि भाई यहाँ पे मैं ये लॉ बना दे रहा हूं कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट में कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट करता है तो उसे 2 साल की सजा। डिजिटल अरेस्ट जानते हो ना बेटा लोग, जो फोन पे धमका के हर फोन पे आ रहा है कि कोई पुलिस, सीबीआई या ऐसा कुछ कॉल करे तो आप घबराए नहीं, है ना। इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं कि मतलब फोन पे ही आपको डरा के रख दिया जाए। दिस इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। तो ओके, तो अब लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया। देखो एकदम ताजा लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया कि जो इस तरह का काम करे उसे 2 साल की सजा हो। सपोज अब सजा देने तो भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, नहीं कोई चीफ मिनिस्टर आएगा, इन्होंने तो बस लॉ बना दिया। इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव, आईएएस, आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। वो देखेंगे कि ये काम हो रहा है या नहीं, जो कोई गलत कर रहा है तो इसके बनाए हुए लॉ पे हम उसे अरेस्ट करेंगे या पनिश करेंगे। अरेस्ट करेंगे एक्चुअली, पनिश ये नहीं, पनिश ये करते हैं। उसके बाद जुडिशरी क्या है, अगर इन्होंने अरेस्ट कर लिया तो जुडिशरी उसको पनिश करेगी, यानी तीनों का पावर बटा हुआ है। अब सुनिए मेरी बात को,
देखिए ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन पे है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। बताओ ना जरा, लेजिस्लेटर बड़ा है या आईपीएस बड़ा है या मिनिस्टर बड़ा है या जुडिशियरी बड़ा है? फट से आप कहोगे मिनिस्टर बड़ा है। कम से कम रिटन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे पे के पावर को चेक करते हैं बेटा। लेजिस्लेचर अगर एग्जीक्यूटिव कुछ भी गलत करता है तो लेजिस्लेटर उसे हटा देगा, समझ रहे हो मेरी बात को? सस्पेंड करने की पावर रखता है या फिर उसकी ट्रांसफर करने की पावर रखता है। जैसे कोई आईएएस है, अपनी मर्जी चला रहा है, गवर्नमेंट है, देख रहा है गवर्नमेंट, चलो उसको हटाने में बहुत ज्यादा परेशानियां होगी, गवर्नमेंट कह रुको बेटा, ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है, जंगल में ट्रांसफर कर दिया, लो यहां के लोगों देखो 10-12 लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेट करो, एकदम कोने में फेंक दिए। तो इनने इसको चेक किया, या अगर कुछ गलत करते तो हटा भी सकते हैं, दे हैव कैपेबिलिटी, दे हैव पावर। तो इनने इसको चेक किया। अच्छा, लेजिस्लेचर अगर कुछ गलत करता है, अब देखे होंगे कई चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, कई चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट, कई एमएलए एमपी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये काम कौन करती है? एग्जीक्यूटिव। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पावरफुल है? ये भी तो पावरफुल है। अच्छा, उसके बाद इनने कोई भी इश्यूज हुआ तो जुडिशियरी उस पर लगाम लगाती है। इन केस जुडिशियरी में इश्यूज हो गई तो फिर उसको लेजिस्लेचर हटा सकती है। लेजिस्लेचर ने कुछ गलत किया तो जुडिशियरी रोक सकती है, जुडिशियरी ने कुछ गलत किया तो लेजिस्लेचर उसे इंपीचमेंट कर सकती है। इंपीचमेंट एक प्रोसेस होता है, बहुत टफ प्रोसेस है, लेकिन जजों को भी हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। तो एक दूसरे पे सब कुछ चेक है ना, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। समझ रहे हो? कोई किसी से बड़ा नहीं बेटा। तीनों इसमें फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में कोई किसी से बड़ा नहीं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दिस इज हॉरिजेंटल, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर because it is placed at same level to exercise different power। और कोई भी अनलिमिटेड पावर, यहां पे अन होगा, अनलिमिटेड पावर परफॉर्म नहीं कर सकता है, सबकी पावर लिमिट्स है। समझ गए बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ यहां पे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। बेटा आपको बात बताओ, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ना सब लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया था। हाँ, किसी ने ये नहीं लिया था कि भाई गांधी जी का असल मिशन क्या था इस मूवमेंट को लॉन्च करने के। सब लोग अपने अपने तरीके से उस मूवमेंट को लिए थे कुल मिला के, लेकिन ब्रिटिश को लगा था कि यार ये तो सब लोग आ गए थे। उसी तरह देखिए, शहर के लोग अलग तरीके से लिए थे, कंट्री साइड के लोग अलग तरीके से लिए थे, प्लांटेशन जो थे, प्लांटेशन के मजदूर थे ना, जो चाय के बागान में काम करते थे, वो अलग तरीके से लिए थे। प्लांटेशन जो चाय के बागान वाले थे, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट था, उसके तहत आपको छुट्टी के लिए बहुत परमिशन लेने की जरूरत थी, जो कि कभी मिलती नहीं थी। वो बेचारे पूरी जिंदगी वहां उसमें चाय की प्लांटेशन में काम करते रहते थे। उनका चार दीवारी से निकलना ही आजादी था। नॉन कोऑपरेशन में, प्लांटेशन में चार दीवारी से निकल गए, आजादी मिल गई उनको। जब नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ था ना, तो लोग चार दीवारी से कूद के गए थे, हालांकि कोई अपने घर नहीं पहुंचा। सब में यह अफवाह थी कि अब गांधी जी का राज आ गया, हमें अपने गांव में जमीन मिल जाएगी, लैंड मिल जाएगी। प्लांटेशन वर्कर, यानी प्लांटेशन वर्कर के लिए वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था कि हमें प्लांटेशन से आजादी मिल गई, हम अपने घर को जाएंगे, वहां हमें जमीन मिल जाएगी। ये थी इनके लिए। हालांकि बेचारे कोई घर नहीं पहुंचा, शिप स्ट्राइक थे, रेलवे स्ट्राइक था, बेचारे सब मारे गए रास्ते में ही। उनके लिए ये था। ऐसे ही ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल पीपल में भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था। हाँ, वहां का जो लीडर थे वो थे अल्लूरी सीताराम राजू। हाँ, ये अपने आप को बुलेट प्रूफ कहते थे कि हमें तो गोली वोली का कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये अपने आप को हीलर भी कहते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसे सोल्व कर देते थे। ये गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर के खिलाफ। ये गांधी जी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन कहते थे कि आजादी के लिए ना फाइट करना जरूरी है। गुरिल्ला वॉर शुरू कर दी ये, और इस तरह इनका ये योगदान रहा स्ट्रगल ऑफ इंडिया में। देखो मैंने लिखा है कि मोटिवेटेड पीपल टू वियर खादी, यहां वियर होगा, वियर खादी, दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड कैरिड गुरिल्ला वॉरफेयर, अचीव स्वराज। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर भी किया। तो अल्लूरी सीताराम राजू का ये योगदान रहा है, ट्राइबल लीडर थे ये। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी, जहां तक आज कर पाते फिर बचा हुआ क्वेश्चन हम कल और लंबी वीडियो बना के बेटा इसे अपलोड करेंगे। चलो देखते हैं जहां तक हम कर पाते हैं। चलिए, चारों दिन हम आपके साथ बने रहेंगे बेटा, एकदम फॉर्म में रहेंगे, डोंट वरी। अब आइए, हाँ समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएंगे।
बच्चों आप कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो तो मैं बड़ा परेशान रहता हूं। मैं एक बात बता दूं कि साइंस की कल वीडियो बनाई थी और सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। किसी ने लिखा, मेरा हमदर्द रहा होगा कि सर इतने बड़े बड़े नाम हैं, सब लोग हैं, बहुत जमाने से लगे हुए हैं, आप अपने आप को कैसे यहाँ पे एस्टेब्लिश करोगे। हमने कहा कि बेटा हम टीचर कम्युनिटी के लोग हैं, हम कभी हार नहीं मानते। और सिकंदर को भी पोरस ने रोका था। सिकंदर जब आया था ना इंडिया पे, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो बोल ही दूं, जब इंडिया पे अटैक किया था तो इंडिया का एक छोटा सा राजा था, राजा पोरस, उसने एकदम खड़ा हो गया लड़ने के लिए, बेचारा हार गया। सिकंदर ने पूछा बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने कहा वही सलूक करो जो एक राजा के साथ करते हैं। बहादुर इंसान था। तो बेटा आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों को, सबको बताओ और जहां तक हो सके शेयर करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें पसंद आई, कौन चीजें समझ में आई और कौन सा समझना चाहते हो, फिर मजा आएगा ना दोस्त। मोटिवेटेड रहूंगा, मैं भी फॉर्म में मेहनत करूंगा और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की हमने, उसका अब सही वक्त आ गया है। आप लोगों को बस एकदम जितना पढ़ाऊं सब समझा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी 3 सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। देखिए स्टेट लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है तो याद कर लेना बेटा, एकदम एमसीक्यूज में भी आएंगे, मैचिंग में भी आएंगे, एकदम याद कर लेना। स्टेट लिस्ट क्या होता है बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, अनकंक्यूरेट लिस्ट, 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बांट दिया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो मतलब बिहार की गवर्नमेंट हो, बंगाल की गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, राजस्थान की गवर्नमेंट हो, आपके पास ये दिल्ली की गवर्नमेंट की बात ना करो, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में आती है बेटा, इनको बहुत पावर नहीं मिला है। इसलिए आप देखते होंगे कि अरविंद केजरीवाल हमेशा चिल्लम चिल्ला कि ये तो यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही मोस्टली पावर है इसका। खैर बाकी स्टेट की बात कर रहा हूं, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इस चीजों पे आप रहेंगे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जो करना है आप करोगे। एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में, ये भी नहीं कि वर्बली है, अंडरस्टूड है कि आप वो करोगे मैं ये करूंगा, नहीं, रिटन फॉर्म में है। क्या क्या पावर एकदम याद रखिए बेटा। पुलिस स्टेट के पास है, पुलिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, नथिंग। उसके बाद और दिल्ली में यूनियन टेरिटरी, यहां पुलिस यहां चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं होती, स्टेट की ये पावर्स है। अच्छा ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के, इसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी लॉ बना सकती है बेटा। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, याद है क्या, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, PTAI, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, PTAI, ठीक है। चलिए इन चारों पे क्या होता है बेटा, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। बेटा सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, गांधी, आपको मैंने पिछले कहानी बताया था, गांधी जी ने सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट शुरू कर दी। इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये सक्सेस नहीं थी बेटा। लिमिटेशन थी दो, तो बहुत मतलब बहुत प्रोमिनेंट लिमिटेशन थी। पहला कि देखिए हिंदू धर्म में, इस मूवमेंट में हिंदू धर्म में 2 तरह के पार्ट्स हो गई थी, एक अपर कास्ट, एक लोअर कास्ट। अपर कास्ट का मतलब सनातनीज, और इनको अनटचेबल कहा जाता था। देखो ये दोनों जो ये अनटचेबल जो लोअर कास्ट के लोग थे ना, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट में बिल्कुल साथ नहीं दिए नेशनल कांग्रेस का, बिल्कुल अपने आप को अलग थलग रखे, बिल्कुल। इवन गांधी जी जानते थे कि अगर ये दोनों लोग मिलेंगे नहीं तो ये मूवमेंट कभी कोई मूवमेंट सक्सेस नहीं होगा। उन्होंने इन्हें हरिजन भी कहा था, भगवान के घर का हरिजन कहा था गांधी जी ने, और कहा था सब लोगों से कहा था, खुद गांधी जी ने भी जो भी उस वक्त काम थे जो ये लोग क्या करते थे, उस काम को खुद अपने हाथों से किया था। बहुत समझाया था कि दोनों मिलके रहेंगे, साथ रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में बिल्कुल साफ साफ दरार थी। ये लोअर कास्ट के जो लोग थे ये बिल्कुल शामिल नहीं थे। पहली लिमिटेशन तो सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट की ये थी बेटा। दूसरा ये था कि जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स भी उस वक्त इंडिया में जो अंग्रेजों ने बीज बोया था बेटा, वो बीज एकदम साफ साफ अब दिखने लगी थी, डिवाइड एंड रूल। मुस्लिम्स बिल्कुल इस मूवमेंट में शामिल नहीं थे, वो अपने आप अंग्रेजों के लॉयल बनने की कोशिश थी उस समय में,
तो बिल्कुल अलग थलग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में नहीं थे। इनको कई शिकायतें भी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जिसकी वजह से साथ नहीं दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, एक आबादी का आधा हिस्सा अलग हो जाए, फिर आधे हिस्से में भी आधे हिस्से अलग हो जाए, तो आप अकेले मूवमेंट को भला कैसे आप ले जा सकते हो? क्या ही कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना यार। यूनिटी होती तो हो एकदम आगे आगे वाला ही परेशान रहता है। यूनिटी नहीं होगा, आप अकेले इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब, जब पीछे घूम के देख रहे कोई है ही नहीं, पुलिस फिर पकड़ा, ले कुटाई शुरू आपकी। तो जब ग्रुप होती है बेटा, मजा आता है मूवमेंट में। चलिए, तो देखो यहाँ पे लिख भी दिया है हमने आंसर में बेटा, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम भेज देंगे। होडा क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, और इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है होडा क्लास का, आप वहां से ले सकते हैं। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। देखो, नॉट ऑल सोशल ग्रुप वर मूव्ड बाय द स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। स्वराज के कॉन्सेप्ट को तो पहली बार समझते ही नहीं थे, ना ही मूव किए कि हमें स्वराज चाहिए उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं था। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड। मुस्लिम पॉलिटिकल कई पार्टीज थे जो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो जाहिर सी बात है ये लिमिट थी, इसकी वजह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट फेमस भी नहीं हुई बहुत ज्यादा। चलिए इसको देखते हैं। एनालाइज द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रूफ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। आप इंडियन फेडरल सिस्टम को एनालाइज कीजिए। लेट अस सी बच्चे, देखिए अगर हम बात करेंगे तो डिवीजन ऑफ पावर इन यूनियन लिस्ट, देखो पहला तो यही है कि पावर की डिवीजन है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, जो भी बताया गया हूं, एंड कंकरेंट लिस्ट में, ऐसा लिस्ट जिसमें दोनों को पावर है काम करने की, जैसे एजुकेशन हो गया, तो इस तरह कंकरेंट लिस्ट में आ जाती है। अब ये कह रहा है कि रिटेन फॉर्म ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेन फॉर्म ऑफ पावर। देखो हमारे इंडिया में रिटेन फॉर्म में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इससे प्रूफ हो रहा है कि हमारा देश फेडरल सिस्टम है। लैंग्वेज पॉलिसी, आपको बता दो बेटा कि हमारे देश का कोई भी मतलब नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज इंडिया का कोई है ही नहीं। 22 लैंग्वेज है हमारे यहाँ। आपको सुनकर तज्जुब होगा कि सिर्फ इंडिया में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यार इससे बड़ा फेडरलिज्म की पहचान क्या हो सकती है? हम फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी में फेडरल सिस्टम है, यानी हमारी स्टेट को उसको ऑफिशियल लैंग्वेज दिया। आप बंगाल में चले जाओ, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, बंगाली है। आप उड़ीसा में चले जाओ, वहां का ओडिया है। तो सबका अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। और देश में भी नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। शेड्यूल लैंग्वेज शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है बेटा। आप अगर आईएएस का एग्जाम देते हो ना, उसमें भी कई लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। फेडरलिज्म है बॉस, ये खूबसूरती है। सिविल सर्विस का एग्जाम आप उर्दू में भी दे सकते हो, आप कई लैंग्वेज में दे सकते हैं, बांग्ला में भी दे सकते हैं। फेडरलिज्म है, ये खूबसूरती है हमारे देश की। अब आप देखो, एक बात बताओ, पाकिस्तान में यही तो नहीं हुआ था? आजाद तो हम दोनों साथ ही, इंडिया आजाद हुआ, उधर पाकिस्तान आजाद हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने इस सब खूबसूरती को कहने का बस फेडरल कंट्री है वो, और कहने का डेमोक्रेटिक कंट्री है। बांग्लादेश अलग इसलिए तो हुआ था, आप अपनी लैंग्वेज को थोप दोगे किसी पे। उर्दू लैंग्वेज थी, उसको जो बंगाली थे उसमें थोप दिया गया, अलग तो होगा। तो पाकिस्तान टूटने की भी वजह यही थी। तो लेकिन हमारा देश बेहतरीन है फेडरल का, ये प्रूफ है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी जबरदस्त है हमारे यहाँ। पता है पहले ये माना जाता था कि मान लो बेटा, एक एग्जांपल लो, मान लो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, ओके। अब आप देखना बेटा, जितने भी इंडिया में स्टेट है सब में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए, तो अब आप बताइए क्या है? क्या ये बहुत अच्छा फेडरेशन है? नहीं। फिर तो सब जगह अगर बीजेपी है ना, तो फिर इन्हीं सेंटर की चलेगी सब पे, तो एक तरह से फेडरेशन में कमी आ गई ना। अच्छा, अब यहाँ बीजेपी है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, यहाँ पे कोई और है, ये जबरदस्त फेडरेशन है। मतलब इसको अपनी पावर है, इसको अलग अलग गवर्नमेंट होने के बावजूद भी हमारे देश में कितनी खूबसूरती से देश चलता है, ये फेडरेशन है। समझ गए बेटा? चलिए अब आ जाइए। अगर कांग्रेस रहे और कांग्रेस भी चारों तरफ आ जाए, तो भी फेडरेशन में थोड़ी सी कमी आएगी। क्योंकि भाई फेडरेशन का मतलब कमी क्या आएगी? फेडरेशन तो तब भी रहेगी, चाहे बीजेपी सेंटर में रहे और स्टेट में सब में आ जाए, या कांग्रेस आ जाए, या कोई भी पार्टी आ जाए, तब भी फेडरेशन रहेगी। लेकिन कई लोगों का मानना होता है कि तब कहीं ना कहीं फेडरेशन थोड़े बहुत इफेक्टेड होता है। ये तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, इफेक्टेड होता है कि नहीं होता है। वैसे रिटन फॉर्म में तो कोई इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन माना जाता है कि अब वो तो जो सेंटर में सेम पार्टी है, तो स्टेट सेंटर की पार्टी सेंटर की है, वही गवर्न करेगी ना इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चला है डबल इंजन की गवर्नमेंट। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि नया अभी आने वाले वक्त में ये जुड़ेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है
कि एक ही आदमी को दोनों जगह पे, एक ही गवर्नमेंट होगी तो दो इंजन मिलकर चलाएगी तो और खूबसूरती से चलाएगी और अच्छी तरह चलाएगी। तो वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, क्या इसकी ड्रॉबैक है, क्या अच्छाई है, मजा आएगा। चलिए इसको बहुत अपने आप आर्ट्स में भी बहुत मजा है बच्चों, अगर दिल लगा के पढ़ो तो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अरे यहां भी एक कॉन्सेप्ट और याद करना, कोलिशन गवर्नमेंट। बेटा कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? देखो कोलिशन गवर्नमेंट ना फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो गवर्नमेंट बनाने के लिए सेंटर में आपको कुछ सीटें चाहिए, एक सीट है, मान लो कोई भी सीट है 275 सीटें चाहिए अप्रोक्स, दिस इज नॉट द फिक्स, मान लो कि आपको इतना सीट चाहिए, आपके पास 250 सीट है। अब आप क्या करोगे बेटा, बाकी 25 सीटें कहां से लाओगे? तो आप रीजनल पार्टी से कंसल्ट करोगे कि भाई तू मुझे अपनी सीट दे दे, पांच रीजनल पार्टी ने 5-5 दी। तो अब आप बताओ यहां फेडरेशन मजबूत हुआ कि नहीं? ये पांचों की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई भी इन पे थोप तो सकती नहीं है, क्योंकि ये कभी भी अपना विड्रॉ कर लेंगे और ये गवर्नमेंट गिर सकती है। तो ये मजबूती देती है। दिस इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं बेटा? कोलिशन गवर्नमेंट। और अगर ये डेफिनेशन पूछ दे तो आपको ये लिखना है कि जब गवर्नमेंट कई रीजनल पार्टियों से मिलकर बनती है, सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कोलिशन गवर्नमेंट। इट इज गुड एंड बेटर फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। गॉट इट? चलो बेटा आगे आओ। There is a need for decentralization of power. Exactly. फेडरेशन में क्या होता है बेटा? नीड होती है डिसेंट्रलाइजेशन पावर की। सेंटर के हाथ में पावर सब कुछ नहीं रहता। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर से दूर जाना, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the concept of स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन colonial इंडिया? मैं अभी थोड़ी देर पहले बता गया हूं इसके बारे में बेटा, कि जो असम में प्लांटेशन वर्कर थे, जो चाय के बगानों में काम करते थे, उनके लिए स्वराज क्या था बेटा? उनके लिए ये नहीं था कि हमें अपना राज करने मिल जाए, अंग्रेज देश पे चले जाए। उनका मतलब था कि भाई मैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट थी, मैं इस चार दीवारी में बंद करके काम कर रहा हूं, और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, उसके तहत छुट्टी लेना इन वर्करों को बहुत टफ था यार। इधर जाओ, उधर साइन कराओ, उधर साइन कराओ, उधर साइन कराओ, नहीं समझ रहे हो? किसी चीज को रोकना है ना तो गवर्नमेंट बस उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ला दे, एडमिनिस्ट्रेशन की दखल ला दे, अपने आप वो स्लोज डाउन हो जाएगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गवर्नमेंट हो ना, तुम चाहते हो कि यार शराब ना पिए यहाँ के लोग, इतनी ज्यादा टैक्स लगा दो, इतनी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो, आहिस्ता 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 वो सारी कंपनियां आपको छोड़ के या तो क्लोज हो जाएंगी या चली जाएंगी। एकदम सिंपल सा रूल है ना? तो इन लोगों ने क्या किया था कि कानून इतना टफ कर दिया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में किसी को छुट्टी मिल ही नहीं सकती थी। तो जब नॉन कॉपरेशन शुरू हुई तो इन प्लांटेशन वर्कर को लगा यार अब तो हमें गांधी जी हमारे गांव में जमीन देंगे, हम यहां से आजाद हो गए। सब लोग चार दीवारी को फांद के कूद के मार पीट गया, दम 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 भागो, गांधी राज आ गया। अब गए और जब बेचारे, लेकिन कोई भी घर नहीं पहुंच पाया। बीच में हड़ताल थी, स्ट्राइक था, शिप की भी स्ट्राइक थी, रेल की भी, बेचारे रास्ते में ही मारे गए, कोई भी इनमें से घर नहीं पहुंच पाया। तो आप इस बात को इसमें पढ़ लीजिएगा, आंसर मैंने लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं बेटा। वर्कर टू हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। इनका अपना ही एक अंडरस्टैंडिंग था। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। जो जगह पे बंद है उसे आराम से आ जाना, उनका मतलब यही था कि हम इसी को वो फ्रीडम मानते थे। इनक्लोज थे और उनका मतलब यह था कि हम अपने गांव चले जाएं, बस हमें स्वराज मिल गई। तो हर तरह के लोगों ने अपने अपने तरीकों से देखा था। जैसे जो गांव कंट्री साइड के लोग थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वराज क्या देखा था कि बड़े बड़े जमींदार थे, उनसे जबरदस्त टैक्स लेते थे, पैसे लेते थे, वसूलते थे, भाई इससे छुटकारा मिल जाए। मेरे लिए तो यही स्वराज है। आप कभी कभी देखिएगा ना, नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं गांव में बेचारे लोग, तो इवन बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे आप उनसे पूछ लीजिएगा किस तरह गवर्नमेंट चाहते हैं, अरे कुछ नहीं, हमें तो 2 रोटी मिले बस। सीधे साधे लोग हैं, तो वो पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहते। ये भी लोग ऐसे ही थे बेचारे। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। हाँ, नेबरिंग कंट्री ऑफ बेल्जियम। देखो बेटा, बेल्जियम के आसपास में जो कंट्री थी, पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका का जिक्र किया गया है। हाँ, बेल्जियम में कहानी है कुछ इस तरह से, भी मैं समझा रहा हूँ। उसके फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी है, लग्जमबर्ग, ये उसके नेबरिंग कंट्री। याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस स्पेलिंग गलत है, मेरे जो टाइप राइटर है ना, जो टाइप करते हैं, वो भी आज ही कहीं से आए हैं, स्पीड में कहते हैं फ्रांस। हमें स्कूटनी का भी टाइम नहीं मिला। हम बता तो रहे हैं ना कि हम इस साल एकदम सडन प्लान बनाए कि ऑनलाइन आना है। ऑफलाइन तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग। बच्चे बहुत 95, 99
पिछले साल की रिजल्ट तो हमने अपलोड भी किया है, इस साल हम लोग एक्टिव हुए। अब ये कमिंग ईयर में ना 11 12 पूरी क्लास के लिए एकदम आर्ट साइंस सबके लिए एक्टिव रहेंगे, एकदम कॉमर्स के लिए। नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग ये नेबर कंट्री थे बेल्जियम के। आइए थोड़ा जानते हैं बेल्जियम के बारे में। देखिए बेल्जियम में पावर शेयरिंग में बात की गई है। देखिए बेल्जियम की कहानी क्या थी, बेल्जियम को भी समझ लेते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेल्जियम की कहानी क्या थी बेटा, कि बेल्जियम में आप देख रहे हैं कि और ये फ्रेंच स्पीकिंग रीजन, जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है। यहाँ पे फ्रेंच बोलते थे लोग। ये पूरा बेल्जियम का 40% लोग थे, ठीक है बेटा। और ये जो है आपका ये येलो वाला हिस्सा दिख रहा है, ये फ्लेमिश रीजन थे। यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग थे, ये 59% थे डच, और 1% ये जर्मन लोग थे बेचारे। तो इन दोनों में तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं, इनमें कभी झगड़ा। देखो झगड़ा कहाँ होता है, कंफ्लिक्ट कहाँ होती है, दो बराबर या बराबर के आसपास के लोगों में। यार हम कमजोर हैं, 10 लोग तुम आ जाओ, हम अकेले हैं, तो या 20 लोग आ जाओ, तो झगड़ा नहीं होगा। हाँ आप ठीक कर रहे हैं भाई, आ जाओ, ठीक है आ जाओ बैठ जाओ। जब आप 10 हो, हम कम से कम 6 भी है ना, तो फिर होगी आर्गुमेंट होगी। अगर आप हमारे साथ कुछ गलत करोगे जरा सा भी, या मैं आपके साथ करूंगा, या जरा सा भी पावर शेयरिंग में इश्यूज होगी, तो बस होगी, तब तो होगी। तो वही यहाँ पे था। तो ये 40% है, ये 59% है, ये 1% है, ठीक है बेटा। तो अब जाहिर सी बात है। अच्छा टेंशन की वजह क्या थी, अब आगे मैं बताऊंगा कि इसमें टेंशन की वजह थी कि एक अमीर थे और दूसरे थोड़े से गरीब थे। तो इस वजह से ये टेंशन ज्यादा अराइज हुआ। और आप देखिएगा जब भी इलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है इनकी आबादी ज्यादा, तो यही जीतेंगे, ये जीत गए। और इन्होंने क्या कानून बना दिया कि भाई जो डच जानते हैं ना, वही उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बता दें कि ब्रसेल जो राजधानी थी, कैपिटल थी, यहाँ पे डेमोग्राफी उल्टा था। यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग वाले ज्यादा थे और डच वाले कम थे। यहाँ पे फ्रेंच वालों ने अपना चलाना शुरू कर दिया। यार ये तो देश टूटने की बात हो गई। आप जहां ज्यादा हो वहां अपना चला रहे हो, तो हम जहां ज्यादा है वहां हम चलाएंगे। यही हुआ था बेल्जियम में। ये बेल्जियम की इश्यूज थे, फिर उसे बाद में सोल्व किया गया। वो भी आगे क्वेश्चन में आते हैं, तो हम बताते हैं कि इसे पावर शेयरिंग करके सोल्व कर लिया गया था इस प्रॉब्लम को। आइए श्रीलंका के भी देखेंगे अभी क्वेश्चंस को। क्या देखिए, विच लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन बाय द पीपल ऑफ फ्लेमिश रीजन। जाहिर सी बात है फ्लेमिश रीजन वाले क्या बोलते थे, डच बोलते थे। व्हाट लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग, अभी बता रहे थे ना कि डच स्पीकिंग कितने थे बेटा, 59% बेल्जियम में। और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज कितना था बेटा, ये थे 59% थे, और ये थे 40%, और जर्मन तो 1% थे। इनके टेंशन का कॉज क्या था, टेंशन का कॉज ये नहीं था कि डच वाले इलेक्शन में जीत गए तो उन्होंने डच लैंग्वेज ला दिया था, वो भी था एक रीजन टेंशन का। मेन टेंशन देखिए इनसाइड क्या लिया था, कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच बोलते थे 40% थे, ये रिच और पावरफुल थे। दिस वाज represented by Dutch speaking community who got the benefit to economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking people. जो फ्रेंच स्पीकिंग थे 40% थे लेकिन अमीर थे, और डच स्पीकिंग लोग जो थे उनको एजुकेशन बाद में मिला, वो गरीब रह गए। टेंशन की वजह यही थी कि यार हम गरीब रह गए, अब हम गवर्नमेंट जॉब में डच लैंग्वेज वो कंपलसरी करते हैं, हमारे लोग गवर्नमेंट में आएंगे, अमीर हो जाएंगे, तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। यही टेंशन की रीजन थी, रियल रीजन थी बेटा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, आप इसी को एकदम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इधर देखते हैं, फिर शायद इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया है ठीक है। अलूरी क्लास की जब टाइमिंग हो तो बता देंगे। अलूरी सीताराम राजू वाज एन इंडियन नेशनलिस्ट एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, जस्टिफाइंग द एबव स्टेटमेंट बाय डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ। ये तो मैं अभी बताया गया हूं भाई आप लोगों को कि अलूरी सीताराम राजू थे, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। अलूरी सीताराम राजू जो थे वो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश में इन्होंने ट्राइबल जो मूवमेंट थी उसको लीड किए थे। इन्होंने गुरिल्ला वार शुरू किया था। इन्होंने कई पुलिस स्टेशन पे इनके ये जो लीडर थे अटैक भी किया गया था। गुरिल्ला वार भी इन्होंने शुरू किया था। ये खादी को प्रमोट भी कर रहे थे कि लोगों से आग्रह कर रहे थे कि खादी पहनिए। ये इनका रोल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। मैंने आंसर में लिख दिया था ही स्टार्टेड गुरिल्ला मूवमेंट, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस है। उसके बाद ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत इंस्पायर्ड थे। गांधी जी को बहुत पसंद किया करते थे ये, लेकिन कहते थे कि भाई नॉन वायलेंस तो मतलब वायलेंस तो होगा, मैं गांधी जी को मानता हूं, लेकिन बिना वायलेंस की आजादी मिल ही नहीं सकती। ये अपने आप को बुलेट प्रूफ बताते रहे कि हमें तो कोई गोली नहीं लग सकती है। हीलर, जख्मों को ठीक कर देने वाला, इस तरह के बातें थी।
गुरिल्ला वारफेयर को ये सपोर्ट करते थे स्वराज के लिए कि जितना गुरिल्ला वारफेयर होगी अंग्रेजों से तभी हम जीत पाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। गुरिल्ला वारफेयर, देखो गुरिल्ला वारफेयर क्या होती है बेटा, दुश्मन जब बहुत बड़ा होता है ना तो ये आर्मी की टेक्निक होती है कि छुप छुप के उसे मारना, क्योंकि वो बहुत बड़ा है नंबर में, आप कम हो, वो तो जब तब आपको ठोक देगा ना। तो लड़ने का टेक्निक नहीं कहते, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। तो जंग में अब आप कम हो तो आप तो वैसे ही हार जाओगे। इसका मतलब ये नहीं बच्चे कि आप लोग भी जंग लड़ने एग्जाम देने जा रहे हो तो चीटिंग वोटिंग करो, नो नो। इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। मतलब अब वो बड़ा पावर है तो आप छोटे हो तो जायज बात है, उससे कैसे लड़ पाओगे। तो गोरिल्ला वार इसी को कहते हैं, छुप छुप के दुश्मनों पे अटैक करना, इसको गोरिल्ला वार कहते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, आप जब सुनोगे कभी हायर क्लास में, अगर आपने आर्ट्स दिया तो आप देखोगे कि अमेरिका इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री है, वियतनाम से जाने की, वियतनाम से वो हारा था। पता है इसकी वजह क्या थी? वियतनामीज जो थे ना गोरिल्ला वॉर लड़ रहे थे। इंडो चाइना चैप्टर तो अब हट गया आपके हिस्ट्री से, वरना वहां भी गोरिल्ला वार का जिक्र किया गया है। गोरिल्ला वार से कई बार दुश्मन हार जाते हैं। जो दूसरी अपोजिशन आर्मी होती है वो अगर छोटी भी हो ना, पर गोरिल्ला वार कर रही है। गोरिल्ला वार मतलब छुप छुप के अटैक करना, जैसे कहीं गए छुपे हुए हो, उस दुश्मन की टुकड़ी जा रही है, अटैक कर दिया, मारे गए सब, फिर आप भाग गए। तो आप तो अगर मारे भी गए तो आप एक ही मरोगे, उनकी तो पूरी की पूरी टुकड़ी मारी जा रही है, क्योंकि आप तो छुप छुप के रह रहे हो। इसको गोरिल्ला वार कहते हैं। तो ये जो लोरी सीताराम थे बेटा, ये गोरिल्ला वार से स्वराज लेना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच स्पेसियस सेकुलरिज्म यानी एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। बेटा जो सेकुलरिज्म पे बिलीव करती है और माइनॉरिटीज को सपोर्ट करती है, वेलफेयर की बात करती है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। और ये 1885 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है बेटा, तो आप ये भी याद रखिएगा नेशनल पार्टी, और वो उस पर भी अभी हम डिस्कशन शुरू करेंगे। चलिए उसके बाद हाउ डिड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म दैट कॉमन एलिमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए बेटा, पावर शेयरिंग का आइडिया जो इमर्ज किया ना, वो इसीलिए इमर्ज किया कि कंफ्लिक्ट ना हो। पावर शेयरिंग अगर नहीं होगी ना तो कंट्री ब्रेक कर सकती है। डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग नहीं हो तो डेमोक्रेसी की सोल है पावर शेयरिंग। जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग करोगे डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रांग होगी, इसलिए पावर शेयरिंग तो जरूरी है। अच्छा, दो तरह के पावर शेयरिंग हम करते हैं, फेडरेशन में होती है बेटा। पावर शेयरिंग के कई तरीके हैं, होल्डिंग टुगेदर ये फेडरेशन के टाइप है। पावर शेयरिंग के अलग अलग टाइप है, उसको हम अलग क्वेश्चन में बताते हैं। आइए पहले इसको देख लेते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ, वो क्वेश्चन का आंसर गलत था। फेडरेशन दो तरह के होते हैं, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर। ये दो तरह के फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट के टाइप होते हैं बेटा। ठीक है ना, आइए इसको देख लेते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें बेटा तो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखो पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शन है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं किसे, जब बहुत सारे लोग ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़े हो जाए उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। बेटा पॉलिटिकल पार्टीज के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लीडर, एक एक्टिव मेंबर, एक फॉलोअर्स। एक लीडर होते हैं ना, एक एक्टिव मेंबर, एक फॉलोअर्स। मतलब एक एक्टिव मेंबर जो बूथ तक ले जाते हैं, प्रचारक होते हैं, एक्टिव मेंबर हो गए। लीडर जो माइक पे भाषण देते हैं या जो पोस्ट को संभालते हैं, और फॉलोअर्स हमारे जैसे लोग, आप लोगों के जैसे जो फॉलो करते हैं पार्टी सिस्टम को, इसको फॉलोअर्स कहते हैं। तो आखिर पार्टी का फंक्शन क्या है बेटा? देखो पार्टी के बहुत सारे फंक्शन है। पहली बात तो यही फंक्शन की पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। पार्टी नहीं होगी तो कौन इलेक्शन लड़ेगा भाई? पार्टी तो इलेक्शन लड़ती है। नंबर 2, और इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट चलाती है। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, पार्टी पॉलिसीज बनाती है कि इतने पैसे इसको जाना चाहिए, इतने पैसे इसको जाना चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए। गवर्नमेंट देश की ये पॉलिसीज हो, फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए। हम अमेरिका से दोस्ती रखेंगे, हम रसिया से पहले दोस्ती रखते थे, अब उतना नहीं रखेंगे। हम पाकिस्तान से कैसे रिलेशन में रहेंगे, हम चाइना से एकदम अकड़ के रहेंगे, पाकिस्तान को तो समझेंगे ही नहीं कुछ भी। हाँ, तो ये पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज। जब गवर्नमेंट बनाती है तो द पॉलिटिकल पार्टी विल डिसाइड सच काइंड ऑफ थिंग्स। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर कंट्री। एग्जैक्टली, कंट्री के लिए कोई लॉज बनाना होता है तो पार्टी ही तो बनाएगी, हम थोड़ी मुंह उठा के बना लेंगे। हम तो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे लॉ, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, ज्योति अपने अकॉर्डिंग बनाएगी, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो लॉ
भी पार्टियां बनाती है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट डेफिनेटली। दोज पार्टी दैट लॉस, अच्छा जो इलेक्शन हार गई वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है ना भाई। आप गवर्नमेंट में हो, आपकी जो मर्जी वो कर लोगे। ऑपोजिशन वाला बैठा हुआ एकदम चील की तरफ, क्या कर रहा है, अच्छा 50 करोड़ यहाँ तो 25 करोड़ खर्च हुआ। जब तक मांगे हेलो हेलो भाइयों भाइयों 50 करोड़ से ये डील हो गया, कैसे हो गया, इतना पैसा कहां गया। कोई भी पार्टी जो ऑपोजिशन में रहेगी वो ये काम करेगी, ठीक है ना। तो वो आंख आपको दिखाती है ना, आप तभी तो समझ पाते हो, वरना पार्टी अंदर अंदर कुछ भी कर सकती है। इतना किसके पास वक्त है कि एनालिसिस करके देख रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टी तो लाती है लोग, अच्छा ये बात है, फिर आप समझदार हो तो एनालिसिस करो उसकी। आगे देखो, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी पब्लिक ओपिनियन को शेप भी तो करती है घूम घूम के कि नहीं मेरा गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाई है, हम ये लोगों को दे रहे हैं, इसे शेप भी करती है। ये सब फंक्शन है पार्टी के बच्चे। अच्छा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अभी देख के गए हम लोग। चलिए शायद ये क्वेश्चन है, नहीं ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अब हम लोग। हुए अमंग द फ्लोइंग लेड द ट्राइबल फार्मर्स इन द गुडन हिल्स विद सिंपल, ये एमसीक्यूज है बेटा। कौन इसमें से आंध्र प्रदेश में गुडन हिल्स में लीड कर रहा था, आपको पता होनी चाहिए। इसमें कौन से थे आप बताइए, खुद ही अभी पढ़ाए गए हैं। एलवी सीताराम राजू थे, ठीक है बेटा। ये कंट्री साइड में मूवमेंट को लीड कर रहे थे। बाबा रामचंद्र, राजा राम मोहन ने सती प्रथा के अगेंस्ट में काम किए थे। ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। चलिए तो ये समझ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट इन इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बता दूं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट किसके हाथ में होती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये नेशनलिज्म इन यूरोप से है, इसे हम इस पे कल क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है बेटा लोग। आपको फिर बता दूं मैं कि आज और कल हम लोग सिविक्स और हिस्ट्री करेंगे, देन 23rd एंड 24th को हम लोग इको एंड ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है बेटा। आइए, हु सेड दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब भी कल नेशनलिज्म इन यूरोप पे ज्यादा क्वेश्चन होगा तो बताऊंगा कि जब भी फ्रांस में कुछ होता है ना पूरे यूरोप में हो जाता है। रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहां से होती है, कोई भी मूवमेंट कहां से शुरू होती है भाई, उस जमाने में कहां पे शुरू होती थी, फ्रांस में। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यूरोप के सारे कंट्रीज में फैल जाती थी। मेटरनिक इस बात को अक्सर कहा करता था, तो इसका आंसर क्या होगा, मेटरनिक था। जोसेफ मेजनी तो इटली के थे बेटा, ये इटली के थे जोसेफ मेजनी, ठीक है। ये रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। यंग इटली नाम से इन्होंने बनाया था, ठीक है, अपना सेक्रेट सोसाइटी बनाया था, ठीक है बेटा। अब आगे आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट, सब आए हुए क्वेश्चन है बेटा, प्री बोर्ड और बोर्ड से लिए गए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अगेंस्ट स्पिरिट। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूं, मेटरनिक ने एक और बात कही थी, तो ये तो कहा ही था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड। एक और बात बता था, गिसप मेजनी मोस्ट डेंजरस मैन है मोनार्क के, कंजर्वेटिव के, ये बात भी इन्होंने ही कहा था मेटरनिक ने। Which of the following statement is against the spirit of federalism? फेडरलिज्म के स्पिरिट के खिलाफ कौन है, मतलब कौन सी बात ऐसी है जो फेडरलिज्म को सपोर्ट नहीं करती है। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, एग्जैक्टली यार, फेडरलिज्म का मतलब ये क्लियर डिवीजन ऑफ पावर हो। अर्बिट्ररी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान नहीं कर सकती, ये नहीं है फेडरल का। ये अगर हो गया तो फेडरल ही खत्म हो गया यार। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना चलाने लगी स्टेट गवर्नमेंट में, तो फेडरेशन खत्म, तो यही नहीं होगा। बाकी डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट इनटू, ठीक है, ये सही है, फेडरल में होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अभी बताया गया हूं, ये भी होता है। सही आंसर क्या है बेटा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए यहां पे देखते हैं ये क्वेश्चन बेटा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बेल्जियम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मेसेज ऑफ इक्विवेलेंट सेंट्रल, बिल्कुल बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को ही यही सोल्व किया था कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ब्रिसेल विल हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज विल हैव, यस। दूसरा कैसे सोल्व किया था भाई, देखिए इलेक्शन जब भी होगा बेल्जियम में तो डच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे, वो जीतेंगे, और जीत के उन्होंने किया भी था कि डच को कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया था। पर ब्रसेल में उल्टा था, वहां पे आबादी ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की थी, उन लोगों ने वहां पे अपना चलाया। इसको सोल्व करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो तो यही था कि भाई सेंटर में भले हम डच ज्यादा है लेकिन मिनिस्टर बराबर बराबर दोनों के रहेंगे। एक भाई कोई पास करेगा, दूसरे भाई को पसंद नहीं आएगा तो रोक देगा। बेहतरीन पावर शेयरिंग का नमूना है। हालांकि इस किताब में कहानी भी दी हुई है कि एक लड़का कहता है ऐसा क्यों, पावर शेयरिंग का ये फॉर्म क्यों।
पावर शेयरिंग का ये फॉर्म क्यों नहीं कि डेमोक्रेसी की तरह इलेक्शन हो, जो जीते वो सबका ख्याल रखे, पावर उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपस में, धर्म के नाम पे क्यों पावर शेयरिंग? खैर वो बात की बात है। अब आइए ब्रसेल, ये भी सही है, ब्रसेल में मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, एनी पास टू यूनाइट डच एज द ओनली ऑफिशियल